तो कल की क्लास में हम लोगों ने स्वाइन फ्लू के बारे में पढ़ा था। तो उसका एक प्री स्पेशल स्लाइड जो है इसको आप चेक कर लीजिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखो, एक चीज़ याद होगा कि जब 2009 में ये स्वाइन फ्लू आया था तो उस समय ये पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया था। और पैंडेमिक कब डिक्लेयर किया जाता है या महामारी कब डिक्लेयर किया जाता है इसको, किसी को भी? ज़्यादा फैलने लगता है। कुछ और अच्छा आंसर बताओ। हाँ, वैसे सही बोल रहे हो, रुको मैं वॉल्यूम बढ़ा दे रहा हूँ। हाँ, क्या बताया अभय? यस, जब एक कंट्री से बाहर अक्रॉस कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में फैलने लगे, तब उसको एपिडेमिक से पैंडेमिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पर ये डिक्लेयर करने का अथॉरिटी किसके पास है? WHO, ठीक है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये डिक्लेयर करने का राइट है, ठीक है। तो 2009 में स्वाइन फ्लू का आउटब्रेक जो हुआ था उस समय इसको ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया था। और स्वाइन फ्लू जो अपन ने प्रीवियसली बताया था उसका ये जो H और N का कॉम्बिनेशन क्या था? H1 और N1, ठीक है ना। स्वाइन फ्लू के बारे में हम लोगों ने और कुछ डिस्कस किया था। कोई बता सकता है और क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था? जूनोटिक है। और जूनोटिक का मीनिंग क्या था? एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू एनिमल। मतलब हमारे से रणवीर सिंह है ना, और रणवीर कपूर, और रणवीर कपूर से हमारे में ट्रांसफर हो सकता है। Isn't it? हाँ, बिल्कुल हो सकता है ना। ह्यूमन टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन, ठीक है। अच्छा, और रेस्पिरेटरी डिसीज है, मतलब कौन से पार्ट ऑफ बॉडी को अफेक्ट करता है? लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो सेकंड चीज है, लंग्स को अफेक्ट कर सकता है। तीसरा और क्या था? उसके वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं हमारे पास। देखो, मैंने बताया ना कि जो भी ज्यादा फैटल होगा, जो ज्यादा नुकसानदेह होगा, उसका वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा। जिसका वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स वो ज्यादा फैलता नहीं है, या तो ज्यादा उससे डेथ के चांसेस कम है। दोनों में से किसी एक है। अगर किसी को हमने पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था, इसका मतलब उसका भी वैक्सीन अवेलेबल होगा। ये जनरल सेंस है, isn't it? तो 2009 से अगर पैंडेमिक डिक्लेयर किया था तो उसका वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होगा? श्योरली अवेलेबल है। सो यस, इट इज अवेलेबल, ठीक है। ये भी सभी को इफेक्ट करता है, खासकर जिनको लंग्स का कैपेसिटी थोड़ा सा कम है, उनको ज्यादा, उनके लिए ज्यादा फैटल हो सकता है। इसका, ये जिस फैमिली का है, जिस घराने का है, इसका ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ऑर्थो मिक्सोविरिडी, ठीक है। एक बार बस रीडिंग करके जाओगे ना तो कभी मैच मेकिंग में आ जाएगा, तो इट विल बी इजियर फॉर यू। लक्षण इसके क्या होते हैं? लक्षण बहुत खराब है इसके। फीवर, कफ, ये सारे आते हैं जो कि एज यूजुअल नॉर्मल लक्षण में आते हैं, ठीक है। वर्स्ट केसेस में न्यूमोनिया हो जाता है, और मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी डिसीज में फैटल कब होता है? जब निमोनिया हो जाता है, और निमोनिया के बाद लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लग जाती है। ठीक, तो इसके लिए भी वीर है। जैसे कोरोना वायरस के लिए रेमडेसिविर था, वैसे ही यहाँ पे दो वीर हैं, ठीक है। एक है ये और एक है ये, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है उसका नाम क्या है? ओसेल्टा मिविर, ठीक है। ये है जाना मिविर। तो ये वैक्सीनेशन है कि ये मेडिसिन है? मेडिसिन है। देखो क्या है, रेमडेसिविर भी जो था वो वैक्सीनेशन था कि मेडिसिन था? मेडिसिन था, ठीक है। इसलिए मेडिसिन का नाम ऐसे वीर नाम से कुछ रहेगा, है ना, इस टाइप के जो रेस्पिरेटरी डिसीज वाला होता है, क्योंकि वीर वायरस, गेटिंग इट।
हार्डली कुछ मेडिसिन हैं जो वायरस के अगेंस्ट में थोड़ा बहुत काम करते हैं। आई हैव टोल्ड यू कि वैक्सीनेशन सबसे प्रभावी तरीके से काम करते हैं किसी भी वायरस के लिए। बैक्टीरिया के लिए हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक हमारे पास बहुत है, पर एंटीवायरल मेडिसिन हमारे पास बहुत कम है। इसलिए एंटीवायरल मेडिसिन में ये दो ड्रग्स जो हैं, वन शुड बी सिंपली रीडिंग वंस, ठीक है ना। तो इसके लिए फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया। देखा जाए तो स्टार्ट हुआ था सुअर से, पर कुछ सुअर लोगों ने फैला दिया उसको तो सुअर से स्टार्ट हुआ था, बिग से, है ना, बट क्या है फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसमिट होने लगा, ठीक है। और जब भी एएफ से ट्रांसमिट होता है तो उसमें चांसेस हाई होते हैं कि क्या, कि वो तेजी से फैले, क्योंकि अगर एयर एज अ मीडियम है तो वो तो हर जगह अवेलेबल है, पर अगर वाटर एज अ मीडियम है तो वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। फूड एज अ मीडियम है तो वो भी हर जगह अवेलेबल नहीं है। इसलिए याद रखना, जो भी एयर में ट्रांसमिट होता है ना, उसका फैलने का ज्यादा चांसेस होता है, ठीक है ना। हम पानी पीना छोड़ सकते हैं एक दिन के लिए, निर्जला उपवास रख सकते हैं, पर निर्वायु उपवास तो नहीं रख सकते ना। कभी सुना है निर्वायु उपवास? अब शादी होगी ना तो अब निर्वायु उपवास रखना, ठीक है, पति की लंबी आयु के लिए। मेरी उम्र तुम्हें लग जाए 2 मिनट कब में एकदम इफेक्ट करने लग जाएगा, देखना। हाँ, तो एच एन जो फैमिली है इसके बारे में हम समझते हैं, क्योंकि एच एन के कॉम्बिनेशन के बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, जिसमें H1N1 क्या है, H1N1 स्वाइन फ्लू है। और वैसे ही देखा जाए तो H5N1 भी था, जो अभी हम देखेंगे आज की क्लास में। तो H और N का कॉम्बिनेशन जो है, एक्चुअली ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना। कोई भी वायरस क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, और प्रोटीन का स्ट्रक्चर में इधर उधर चेंजेस होते हैं, उस हिसाब से ये बना है। तो देखा जाए तो इसका फुल नेम ये जो लिखा हुआ है वही है। हाँ बताओ जो से पढ़ गए। हेमाग्लूटिनिन और, हाँ ठीक है ना। तो एच और एन का कॉम्बिनेशन है, तो कोई पूछे क्या है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसका कॉम्बिनेशन है। ये नॉर्मली जो भी एच और एन के फैमिली का वायरस होता है ना, वो जूनोटिक पोटेंशियल का होता है, समझ गए ना। एनिमल टू ह्यूमन या ह्यूमन टू एनिमल ये ट्रांसफर हो सकता है। बर्ड्स, एनिमल एज वेल एज ह्यूमन, ये तीनों में ट्रांसमिट होता है, पर नॉर्मली एनिमल टू ह्यूमन ये ज्यादा इजीली जाता है। तो इसलिए जब ना कोई भी एच और एन का कॉम्बिनेशन मिले, सीधा से लिख देना कि ये जूनोटिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एच और एन का बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, जैसे क्या है H1N1 जो कि हम अभी अभी पढ़े, जिसको स्वाइन फ्लू बोल रहे थे। H1N1 का भी अलग अलग वेरिएंट है ना, कोविड का भी जैसे अलग अलग वेरिएंट था। तो H1N1 का एक वेरिएंट होता है जो कि सीजनल फ्लू आता है, पर बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होता। समटाइम्स H1N1 का ऐसा कॉम्बिनेशन आता है जो 2009 में आया था, जो कि पेंडेमिक कॉज कर गया था, ठीक है। तो H1N1 के अलावा H1N2 या H3N2, ये तीनों जो है, इनका जो देखा जाए तो इफेक्ट है रिलेटिवली कम है। बट यहाँ पे H1N1 या H2N2 या H3N2, इसका देखा जाए तो पोटेंशियल ज्यादा है। वी डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, जस्ट हमको याद रखना है H1N1 ज्यादा पोटेंशियल वाला है। अगर हम देखें कि H5N1, तो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा, या जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड फ्लू, कॉमनली हम क्या बोलते हैं, बर्ड फ्लू, ये H5N1 वाला है। ये क्या होता है, ह्यूमन में बहुत कम होता है, पर अगर ह्यूमन में हो गया तो मरने के चांसेस 50% है, ठीक है ना। तो अगर मुर्गा में फैला है तो मुर्गा से दिल नहीं लगाना है उस समय क्योंकि उस समय अगर मुर्गा साथ में है, बाय द वे आपके पास वायरस चला गया, तो मरने के 50% चांसेस है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई ये इजीली स्प्रेड नहीं होता, पर ये इजीली स्प्रेड होता है। इसमें फेटालिटी उतना नहीं है, बट इसमें फेटालिटी ज्यादा है।
इसके अलावा भी कुछ कॉम्बिनेशन है जैसे H9N2 ये सब है जो कि रेयर है, तो हमको याद नहीं रखना है। रेयर से तो पूछेगा नहीं भाई, पूछना है तो H1N1 से पूछेगा या H5N1 से पूछेगा। ठीक है, यही दो कॉम्बिनेशन है। तो HN वायरस का ट्रांसमिशन नॉर्मली कैसे होता है? तो HN वायरस का जो वायरस होता है, एक तो सिंपल चीज, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से मोस्ट ऑफ द वायरस ट्रांसमिट हो जाते हैं, है ना। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से मोस्ट ऑफ द वायरस ट्रांसमिट हो जाते हैं। जूनोटिक ट्रांसमिशन होता है एनिमल टू ह्यूमन, और तीसरा है एयरबॉर्न, जो एयर टू एयर जो होता है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जाते हैं स्नीजिंग से या कफिंग से, उससे ये चला जाता है। तो कोई पूछे कॉमन कॉम्बिनेशन क्या है, HN में क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, तो आप बोलोगे कि ये तीन चीजें कॉमन प्रॉपर्टी है किसी भी HN के फैमिली में। तो हम थोड़ा सा प्रीवियस केसेस देखते हैं क्या क्या हुआ था, और देखते हैं कि ऐसे आउटब्रेक्स के कैसे केसेस में कितना परसेंट फेटालिटी हुआ था। तो स्पेनिश फ्लू एक समय निकला था, है ना। अगर आपको याद होगा जब हम कोविड के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस समय पढ़ नहीं रहे थे, कोविड जब हुआ था हम लोग को, है ना। तो जब हम लोग को कोविड हुआ था तो गवर्नमेंट स्पेनिश फ्लू का एग्जाम्पल लेके एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी कि जिस तरीके से हम स्पेनिश फ्लू के समय हमने मैनेजमेंट किया था, उसी तरीके से हमको कोविड के समय भी मैनेजमेंट करना है। तो स्पेनिश फ्लू जब वर्ल्ड वाइड आया था तो वो H1N1 कॉम्बिनेशन वाला था, मतलब एवियन इन्फ्लुएंजा वाला था, जिसमें मरने के चांसेस 10 to 20% थे। 1957 में H2N2 वैरायटी का आया था, और इसमें फर्टिलिटी रेट 2 to 3% था, इसलिए ये ज्यादा लोग नहीं जानते। लोग स्पेनिश फ्लू को इजीली जानते हैं, पर इसको ज्यादा लोग नहीं जानते। फिर एक हांगकांग फ्लू था, उसी साइड से बहुत सारा आता रहता है, इसमें भी मरने के चांसेस 1 to 2% थे। फिर स्वाइन फ्लू आया, इसमें भी रेट रिलेटिवली कम था, पर ग्लोबल हो गया था तो ये रेट भी काफी हो जाता है ना, क्योंकि जब मास लेवल पे होता है तो 0.2% में भी बहुत लोग मर गए, मतलब। पर ये ज्यादा दूर तक नहीं फैला, जैसे एशिया में बस फैला था, अमेरिका में फैला था, पर ये जो वर्ल्ड वाइड हुआ था, इसलिए ये उसी टाइप का पेंडेमिक था जैसे कोविड था। तो एक चीज ध्यान रखना, फैटालिटी रेट और ट्रांसमिशन रेट ये दोनों मिलकर डिसाइड करता है कितना डेंजरस है ना। अगर वो फैलता ज्यादा है और मरने के चांसेस 1% है, पर फैलता ज्यादा है करके ग्लोबल हो जाएगा, और 1% भी मर गए हमारे यहाँ वर्ल्ड लेवल पे, तो कितना हो जाता है? 7 बिलियन का अगर 1% निकाले तो 7 मिलियन हो जाएगा ना, है ना। 7 मिलियन मतलब 70 लाख लोग मर जाएंगे अगर 1% भी फैटालिटी रेट है तो, ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में, है ना, बर्ड फ्लू जिसको हम बोलते हैं। यस प्लीज। स्पेनिश फ्लू में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कोई प्रभाव पड़ा सके? हाँ, टाइमिंग देखो उसका क्या है, तो एज ये लिखा है क्या, टाइमिंग 1918। देखो क्या है, 1914 से 1918 तक, है ना। तो जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उस समय ये जो स्पेनिश फ्लू स्प्रेड किया था, उस समय गवर्नमेंट के पास मेडिकल फैसिलिटी रिलेटिवली कम था, क्योंकि ज़्यादा पैसे चले गए थे वॉर वगैरह में, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट का एफर्ट रिलेटिवली वीक था, तो फैलने के चांसेस कम थे, पर गवर्नमेंट भी रेडी नहीं थी, सारी गवर्नमेंट रेडी नहीं थी कि वो तुरंत से स्पेनिश फ्लू के लिए अपना एक्शन ले सके। जैसे वही एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे एक सूखा अकाल में कब कन्वर्ट हो जाता है, ड्रॉट फेमिन में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब मैनेजमेंट सही नहीं होता, है ना। तो वैसे ही है, ये जो फ्लू था, ये पेंडेमिक एपिडेमिक से पेंडेमिक में क्यों कन्वर्ट हो गया होगा? क्योंकि मैनेजमेंट सही नहीं रहा होगा, समझो ना। तो यही है, मैनेजमेंट अगर सही टाइम पे नहीं होता ना, तो उसका पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में देखते हैं, इसका भी वही प्रॉपर्टी है। देखा जाए तो ह्यूमन के केसेस बहुत ही कम आते हैं,
मेनली पोल्ट्री वर्कर्स या फार्मर्स जो होते हैं उनको ही ये इफेक्ट करता है। और ये एवियन इन्फ्लुएंजा। हाँ, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंजा है जिसके मरने के चांसेस, जिसमें मरने की फैटेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। जैसे मैंने बताया कि H5N1 जो है ये स्प्रेड तेजी से फैलता नहीं है, स्प्रेड तेजी से होता नहीं है, बट अगर हो जाता है तो 50 to 60% चांसेस है कि हम मर जाए। वैसे H5N6 है, 41% चांसेस है। तो देखा जाए तो H1N1 का जो ओरिजिन हुआ था वो मैक्सिको में काफी तेजी से हुआ था, और जब स्प्रेड हुआ तो वर्ल्ड लेवल पे इफेक्ट हुआ था और इंडिया में भी इफेक्ट हो गया था। इसके लिए मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला था 2009 में जब ये हुआ था। तो अगर जब हम कोविड के बारे में बात करते हैं तो उसी समय हम ये भी बात कर सकते हैं कि जैसे स्पेनिश फ्लू मैक्सिको से लेके सारे जगह फैल गया, तो डेवलप्ड कंट्री को छोड़ दो तो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज के पास सफिशिएंट कैपेबिलिटी नहीं होती कि कोई भी वायरस को वो रोक सके। और इसका एग्जाम्पल आप यहां से डाल सकते हो। जैसे क्या है, इस ये कैसे कनेक्ट करोगे, मैं बता रहा हूं आपको। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ट्रंप ने अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसको रोक दिया। सुना होगा आपने, अभी जब से ट्रंप आए हैं डब्ल्यू में अपना कंट्रीब्यूशन रोक दिया। अब डब्ल्यू ऐसे जो कंट्रीज थे उनको पैसे देता था। अब कभी ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन आया कि कोई कंट्री रेडी नहीं है और वहां पे कोई नया टाइप का वायरस फैल रहा है, तो डब्ल्यू की कैपेबिलिटी रिलेटिवली कम होगी, है ना। और ऐसे कंडीशन में ये जो क्या वायरस है कभी आइडेंटिफाई करेगा क्या कि ये यूएस है, ये कनाडा है और ये मैक्सिको है ना। तो वो तो सारे जगह पे फैलेगा। इसलिए क्या है, जहां जहां पे हेल्थ की फैसिलिटी सफिशिएंट नहीं है वहां वहां पे डब्ल्यू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम यहां से डालेंगे। ठीक है, तो बर्ड फ्लू का केस रिसेंटली अभी रायगढ़ में आया था, है ना। और जब भी केस आता है तो मास कलिंग होता है, बहुत सारे मुर्गों को मार दिया जाता है उस समय। और अभी रिसेंटली 1 महीने पहले ऐसा हुआ था। नॉर्मली महाराष्ट्र में टाइम टू टाइम ये केसेस इरप्ट होते रहते हैं। महाराष्ट्र और केरला ये दो जगह पे आपको कॉमनली दिखेगा। ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने के चांसेस बहुत रेयर है, रेयर है। ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो ये मुर्गे के पॉटी से, मुर्गे के दाने से, मुर्गे के पंख से अगर आपका एयर के थ्रू इनहेल हो गया तो वो सारे तरीके से चांसेस हैं कि आपको बर्ड फ्लू हो जाए। तो देखा जाए तो अब तक इसमें जो केसेस आए हैं इसमें इन्फेक्शन के केसेस बढ़ गए हैं। पहले इंडिया में कोई भी मरा नहीं था, है ना। अब क्या है कि इसकी फैटेलिटी रेट जहां जहां पे भी होता है तो 1000 में से एक आध आदमी की डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं। स्प्रेड तो नहीं होता तेजी से, पर स्प्रेड हो गया तो मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रिसेंटली एक आदमी की डेथ हुई इंडिया में ही बर्ड फ्लू से। वर्ल्ड लेवल पे भी टोटल मिला के मेरे ख्याल से 800 कुछ था, है ना। 800 के आसपास लोगों की डेथ हुई है इस बर्ड फ्लू से। अगर मुर्गे को अच्छे से उबाल के पकाओगे तो वायरस आपको स्प्रेड नहीं होगा। पर मुर्गा का जो ड्रेसिंग कर रहा है उसको चांसेस है। ड्रेसिंग मतलब कपड़ा पहनाना नहीं, है ना। तो जो मीट को कट कर रहा है, रॉ मीट को कट कर रहा है, उसको चांसेस है कि उसको फैल जाए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि बर्ड टू बर्ड तो ट्रांसमिट होता ही है इजीली,
बर्ड टू ह्यूमन थोड़ा सा लेस इजी है, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत ही रेयर है या नहीं है। हम रेयर या नो का के बीच में कॉम्बिनेशन तब बोलते हैं कि चांसेस तो होते हैं फैलने के, बट हमारे पास केसेस या एग्जांपल्स नहीं है, तो हमने क्या लिखा, नो लिख दिया। बट पोटेंशियल है। कोई पूछे कि कोई भी वायरस के प्रॉपर्टी में क्या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट का पोटेंशियल नहीं है, तो यस, विथ डिफरेंट स्ट्रेन। अगर उसका स्ट्रेन चेंज हो गया तो उसमें पोटेंशियल आ जाता है। जैसे क्या है, आप कोविड के समय में देखे थे, कुछ स्ट्रेन में ज्यादा पोटेंशियल था ट्रांसमिट होने का और कुछ स्ट्रेन में कम पोटेंशियल था। इसलिए बर्ड फ्लू का अगर कोई ऐसा स्ट्रेन आ गया जो ह्यूमन टू ह्यूमन इजिली ट्रांसमिट हो सकता है, तो चांसेस है, इसलिए रिस्क इज देयर। ठीक है, रिस्क इसमें है। तो इंडिया में कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से केसेस आए, तो देखा जाए तो ये H5N1 वाला केस हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नॉर्मली जो प्लेस है वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट ये रहता ही है। अगर कोई भी वायरस का अगर आपको प्लेस नहीं पता है कि कहाँ स्प्रेड हुआ था, तो महाराष्ट्र और केरला डाल दिया करो, ठीक है ना, क्योंकि इट इज मोस्ट कॉमन प्लेस, क्योंकि इट इज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट ये दोनों जगह पे है, तो लोग बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं, इसलिए क्या है, महाराष्ट्र और केरला ये दो जगह पे वायरस के स्प्रेड होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इवन यू कैन सी यहाँ पे भी पोल्ट्री फार्म्स ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे देखो ये केरला, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों स्टेट्स रहते हैं। गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट जब भी ऐसा होता है तो इंडिया की गवर्नमेंट रिस्पॉन्स करती है। पहला तो एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर एवियन इन्फ्लुएंजा बना हुआ है हमारा, जिसमें सर्विलेंस करते रहती है कि कहीं पे भी मुर्गे मर रहे हैं तो क्या केसेस हो सकता है, तो वहाँ पे सैंपल केसेस में लेके जाया जाता है और फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि यहाँ पे बर्ड फ्लू फैला हुआ है। अब देखो कितना रेयर है कि कितने जगह फैला रहता होगा और हमको पता नहीं चलता होगा। कितने फार्मर्स रिपोर्ट करते होंगे कि ये हमारे यहाँ मुर्गे मर रहे हैं, क्योंकि ये उसका इकोनॉमिकल लॉस है। क्योंकि जैसे ही पता चलेगा कि बर्ड फ्लू है, वहां पे सेकेंड इंसिडेंस क्या होगा, मास कलिंग, वहां पे सारे मुर्गों को मार दिया जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा है पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, कि हम जहां से भी ले रहे हैं पता रहे कि बर्ड फ्लू के केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो H5N1 और H1N1। अगला है क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर। जीका वायरस मच्छर लेके आया, स्वाइन फ्लू सुअर लेके आया, बर्ड फ्लू मुर्गे लेके आए, हाँ, कोरोना को बैट लेके आया, और क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर जो है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो टिक्स है ना, कीड़े जो होते हैं छोटे से, फोटो देखना बड़ा स्मार्ट दिखता है, टिक्स जो है, ये जो कीड़े होते हैं, इसके थ्रू ये वायरस स्प्रेड होने के चांसेस है। इसलिए हम टिक बॉर्न वायरस भी बोलते हैं इसको, है ना। टिक कीड़े जो हैं वो फैलाते हैं। कभी कभी लाइव स्टॉक्स जो होते हैं, कैटल्स जो होते हैं, उनसे भी ये फैलता है। अगर ये वायरस फैलता है तो फैटेलिटी रेट 40% है। इसका मतलब अभी तक में सबसे डेडली वायरस एक तो बर्ड फ्लू था, है ना, और दूसरा ये, ठीक है ना, क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर है। ये जिनको भी होता है उनके ब्लड वेसल से ब्लड सिक्रीट करने लग जाता है। हेमरेज किसको बोलते हैं, सुना है ना, ब्लड वेसल बर्स्ट हो जाना। तो ब्लड वेसल के बर्स्ट हो जाने को हेमरेज बोलते हैं। तो इन ये जिनको भी होता है उनका ब्लड वेसल क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है।
और उसके कारण से इसको हेमरेजिक फीवर बोला जाता है। कुछ आपने फीवर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे डेंगू के समय रैशेस पड़ जाते हैं, रेड कलर के रैशेस। तो रैशेस पड़ना मलेरिया और डेंगू में डिफरेंस दिखा देता है। मलेरिया से रैशेस नहीं आते, पर डेंगू से रैशेस आ जाते हैं। रैशेस क्या आते हैं पता है? जो ब्लड वेसल्स हैं वो वीक होके बर्स्ट कर जाते हैं, इसके कारण से ना रेड कलर के कुछ लाइनिंग्स आ जाते हैं। तो वैसे क्या है, ये हेमरेजिक फीवर है ना, इसमें ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाते हैं और हेमरेज हो सकता है। अगर ये ब्रेन के अंदर हुआ तो डेथ हो सकती है। कई बार बॉडी फ्लूइड्स इधर उधर फैल जाने के कारण से भी हो सकता है। क्या है कि ये एक्चुअल में आउटर कवर को वीक कर देता है और इसके कारण से ये फैटल हो सकता है। पहले ब्लड वेसल्स खराब होंगे, उसके कारण से ऑर्गन्स खराब होंगे, और ऑर्गन्स में से कोई भी एक गया तो हम भी गए, ठीक है ना। तो इसलिए ये वायरस जो होता है ये थोड़ा डेंजरस है। अब नाम से लग रहा है कि ये कॉन्गो है ना, कॉन्गो या क्रीमिया, क्रीमिया यूक्रेन वाला क्रीमिया, और कॉन्गो कहाँ, अफ्रीका वाला। तो मतलब अगेन ये भी इसका ओरिजिनेशन कहाँ पे है, कॉन्गो पे। तो जहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगा वहां पे ये होगा। इससे पहले हमने जीका वायरस देखा था, जीका वायरस भी अफ्रीका का था, ठीक है ना। और जीका वायरस मंकीज मंकीज का था ना, हाँ। और वो मच्छर लेके आया था, और इसको टिक जो है वो लेके आ रहा है। तो कैटल्स में, कैटल्स हो, शिप हो या गोड्स हो, मतलब जितने भी टाइप के पशु जो डोमेस्टिक एनिमल हैं उनसे ये हो सकता है। जैसे कि एवियन इन्फ्लुएंजा में बर्ड्स इजी कैरियर थे, वैसे ही क्रीमियन कॉन्गो फीवर में कैटल्स इजी कैरियर हैं, ये कैरियर इजीली ट्रांसमिट करते हैं, जबकि बर्ड्स रेजिस्टेंट हैं इसके लिए। इसके लिए जो वैक्सीन अवेलेबल है इसका नाम है रीबा वायरिन। तो यू कैन सी कि भाई वायरस से बना हुआ है। इसके लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम है एलिजा। एलिजा टेस्ट सुना है? डॉक्टर कई बार आपको एलिजा टेस्ट रिकमेंड करते हैं, किसके लिए करते हैं? जब जब कोविड था तो हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करते थे? इम्यूनिटी चेक करने के लिए। और कुछ? देखिए उसका फुल नेम कहीं लिखा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। जब डेंगू होता है ना तभी भी एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। और क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर में भी आपका एलिजा टेस्ट होता है। जब कोविड था तो हम आरटीपीसीआर टेस्ट करते थे, ठीक है ना। अब एलिजा टेस्ट में पॉजिटिव आया, फिर उसके दो डिवीजन होते हैं कि ये डेंगी है कि ये सीसीएचएफ है। पर हाई चांसेस है डेंगी होने के, क्योंकि इस एरिया पे हेमरेजिक फीवर कम है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर एलिजा टेस्ट में पॉजिटिव आ गए तो आपको डेंगू होने के चांसेस हैं।
हेपेटाइटिस, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस, ये भी वायरस से हो रहा है। हेपेटाइटिस का मल्टीपल वैरायटीज हैं, ए बी सी डी ई। हेपेटाइटिस जो है ये लीवर को इफेक्ट करता है। तो पहली बार एक नया हीरो आया जो लीवर को इफेक्ट कर रहा है। तो जीका वायरस किसको इफेक्ट कर रहा था? फेफड़ा। माइक्रोसेफली ब्रेन के फंक्शन को इफेक्ट कर रहा था, है ना, जीका वायरस। और हाँ हाँ, गुलियन बेयर सिंड्रोम। दूसरा जो हम पढ़े थे, याद होगा कि एक और वायरस था जो हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, जो हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही कॉमन डिसीज है। हाँ, पोलियो। कैसे भूल जाते हो? तो पोलियो भी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा था। हम पैरालाइज क्यों हो रहे थे? नर्वस सिस्टम के कारण से। फिर हमने पढ़ा था ये जो लंग्स को इफेक्ट करने वाला डिसीज में कौन सा पढ़ा था हमने? H1N1। अब लीवर को अफेक्ट करने वाला जो वायरस है वो कौन सा है? हेपेटाइटिस। ठीक है, तो देखा जाए तो ऐसे बहुत ही कम वायरस हैं जो, नहीं, ऐसे बहुत ही कम कैंसर हैं जो वैक्सीन से प्रिवेंटेबल हैं, है ना। ऐसे बहुत ही कम कैंसर है जिसको वैक्सीन या टीका लगा के बचा जा सकता है, जिसमें से एक वैरायटी हेपेटाइटिस के अंदर में आएगा। अब बोलोगे हेपेटाइटिस तो वायरस है और कैंसर तो अलग चीज है, पर अगर लीवर को हेपेटाइटिस अफेक्ट करता है तो लीवर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम वायरस का इफेक्ट को नलीफाई कर दें तो लीवर कैंसर होने के भी चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो हमारे पास हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस ए एंड बी जो है, अभी हमारे पास वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। अगर मैंने वैक्सीन लगाया है तो मेरे को दो वैरायटी का हेपेटाइटिस नहीं होगा। कौन कौन से? ए और बी। तो हेपेटाइटिस आप लोगों ने लगाया है? लगवा लेना, ठीक है। कई बार वो गवर्नमेंट के फ्री प्रोग्राम में नहीं रहता तो आपको अलग से लगाना होता है, बाद में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए के बारे में देखते हैं। ये एक लीवर का डिसीज है, और लीवर में वायरस कैसे आता है? जब हम खराब फूड या खराब पानी हम पीते हैं, ठीक है। तो अगर लीवर का डिसीज है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ट्रांसमिशन हो रहा है वायरस का, वो खराब फूड या आपके खराब पानी से ट्रांसमिट हो रहा है। देखा जाए तो हेपेटाइटिस ई इतना डेंजरस नहीं है, बट हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। हेपेटाइटिस ए जो होता है, जो कॉमनली आपको नजर आता है कि हाँ किसी को हेपेटाइटिस हो गया है, तो उसका रीजन ये ए ही रहता है नॉर्मली। बट अगर जैसे किसी को अल्कोहल कंजम्पशन की ज्यादा हैबिट है और अगर उसको हेपेटाइटिस हो जाता है तो वो फैटल हो सकता है। तो मैंने जैसे बताया था, अगर जो स्मोकिंग रेगुलरली करता है और उसको अगर स्वाइन फ्लू हो जाता है तो वो फैटल हो सकता है। वैसे ही अगर किसी को अल्कोहल की हैबिट है तो अगर वो उसको ये वायरस हो जाता है तो वो फैटल हो सकता है। कई कई बार ऐसा होता है कि लीवर के कुछ डिसीजेस होते हैं, जैसे जॉइंटिस हम बोलते हैं ना, है ना। अब जो अल्कोहल कंजम्पशन वाले, लिकर कंजम्पशन वाले रहते हैं, उनको क्या है, रोज को रोज पीना रहता है कुछ लोगों को, कुछ जो रहते हैं, है ना। ओकेजनल वाले की बात नहीं कर रहा ना, रेगुलर वालों की बात कर रहा हूँ, है ना। तो जो रेगुलर होता है ना, मतलब एक चीज है अल्कोहल में, जो सुबह पी लिया मतलब वो उसको लत लग चुकी है। भाई सुबह इतना सारा काम रहता है आपको, रात को पी रहे हो तो अलग बात है, सुबह से टुन बैठा है? तो खैर, तो
अब क्या है, इसके कारण से लीवर खराब हो जाता है, और लीवर खराब होने के कारण से दो टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। लीवर वीक हो जाने के कारण से कोई भी खराब फूड आता है ना, उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो पहला तो ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि बाय द वे हेपेटाइटिस ए बी सी डी कुछ भी हो गया तो वो फैटल हो सकता है, ठीक है। आप देखे होंगे कि ना, जब जॉइंटिस होता है, जॉइंटिस वगैरह सुनते होंगे, तो जब जॉइंटिस होता है तो बहुत सारे लोगों को बोला जाता है कि बस आराम करो 1 महीना, जबकि उसको कुछ ऐसा फील नहीं होता रहता, पर उसको बोला जाता है कि आप आराम करो। और उसका सिम्टम्स भी कहां से आता है? वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब लीवर जब काम नहीं कर रहा है तो वोमिटिंग हो रहा है या लूज मोशन हो रहा है, इस टाइप का कुछ होता है। तो हेपेटाइटिस ए उतना डेंजरस नहीं है। आगे चलते हैं हेपेटाइटिस बी में। ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। आपको याद रखना है कि बी इज डेंजरस। हेपेटाइटिस बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। किसी के ब्लड कंटेमिनेटेड था, उससे आपके बॉडी में चला गया, तो उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, या बॉडी के फ्लूइड से भी ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि इसका मीडियम क्या है? लिक्विड। इससे पहले भी एक वायरस था जो फ्लूइडिक मीडियम से ट्रांसमिट होता था। आपको याद है वो कौन सा था? इससे पहले भी एक वायरस था जो फ्लूइडिक मीडियम से ट्रांसमिट होता था। हम्म, कौन सा पता है? हाँ, माइक्रोसेफाली। पर वो किससे हो रहा था? पोलियो से। पोलियो से थोड़ी हो जाएगा। हाँ, जीका। तो जीका पहले मच्छर से आपके में आता है, पर आपके बॉडी से दूसरे के बॉडी में बॉडी फ्लूइड से जा सकता है। ब्लड एक मीडियम था, अगर याद होगा, है ना। तो जीका वायरस का पैटर्न भी लिक्विड वाला मीडियम था, ठीक है ना। आया था मच्छर से, इसके बाद ट्रांसमिट हुआ था फ्लूइड मीडियम से। तो वैसे क्या है, हेपेटाइटिस बी भी है, लिक्विड मीडियम से ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए जब हम किसी का ब्लड लेते हैं ना, है ना, वैसे तो खून चूसते रहते हैं हम एक दूसरे का, पर अगर हम ऑफिशियली ब्लड लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको ना टेस्ट करवाने चाहिए। अगर वो फीवर है उसको, अगर उसको इस टाइप का डिसीज है, तो ब्लड आपको दूसरे को नहीं देना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, सलाइवा बताया था ना पिछले क्लास में। फ्लूइडिक मीडियम बोल रहा हूँ, लिक्विड मीडियम, फ्लूइडिक मीडियम जो भी हो सकता है, ठीक है ना। बॉडी फ्लूइड बोला है ना। हाँ, तो बॉडी के बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। हेपेटाइटिस सी। हाँ, क्या है देखो, हेपेटाइटिस ए और बी में पहला चीज डिफरेंस ये है, हेपेटाइटिस बी ज्यादा नुकसान है और क्रोनिक है। क्रोनिक मतलब क्या है कि लीवर का एक बार डिसीज हो गया तो वो बहुत दिन तक चलता है, पर हेपेटाइटिस ए जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है ना। ये हेपेटाइटिस बी ज्यादा डेंजरस है, मतलब फैटल हो सकता है। हेपेटाइटिस ए नॉर्मली डेंजरस नहीं होता, ठीक है। हेपेटाइटिस ए और बी दोनों ही कॉमनली खराब फूड से आता है, ठीक है। तो केयर ज्यादा करना पड़ता है हेपेटाइटिस बी के कंडीशन में, क्योंकि लंबे टाइम तक चलता है, तो इस बीच में फ्लूइड, बॉडी के फ्लूइड ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि बॉडी के फ्लूइड ऐसे ही ट्रांसमिट हो सकते हैं, पर अगर हम एक चम्मच से खा रहे हैं तो बॉडी के फ्लूइड ट्रांसमिट हुए ना, है ना। तो इसलिए क्या है, एक फैमिली में रहने वालों के बॉडी में बैक्टीरिया ऑलमोस्ट सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी मैकेनिज्म से वो ट्रांसमिट होते रहता है ना। आपका ग्लास पिया, आपके ग्लास को किसी और ने पिया, तो इससे क्या हो, फैमिली में तो होता है, ऐसा कॉमन हो जाता है कई बार। तो क्या होता है, इसके कारण से कॉमन फैमिली ऑफ बैक्टीरिया उस फैमिली के अंदर में रहते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के बच्चे को दूसरे घर में लेके जाते हो ना, वो बीमार पड़ जाता है, दूसरा घर में जाते ही बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसको नया एक्सपोजर मिलता है नए टाइप की बैक्टीरिया वायरस का, जो उसके घर में नहीं है।
बट जिसको इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है उनको उतना इफेक्ट नहीं करता। हम बोलते हैं हवा पानी चेंज हो गया इसलिए तबीयत खराब हो गई, एक्चुअली हवा पानी चेंज नहीं हुआ, बैक्टीरिया वायरस चेंज हो गया, ठीक है ना। इसलिए हम अपने घर के बैक्टीरिया वायरस से अकस्टम्ड रहते हैं, दूसरे घर के बैक्टीरिया वायरस से अकस्टम्ड नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, अब हेपेटाइटिस सी का जो मैकेनिज्म है वो ब्लड वाला वायरस है, ठीक है ना, ब्लड बॉर्न वायरस है। तो या तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होगा, या तो मदर टू बेबी ट्रांसमिट होगा, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगा। ये अदर बॉडी फ्लूइड को नहीं बोल रहा है, पर ये स्पेसिफिकली क्या बोल रहा है, ब्लड। तो ये ब्लडी सी है। ये ब्लड मतलब ब्लड से ज्यादा इजीली जाता है रादर देन बॉडी के अदर फ्लूइड से। जैसे क्या है, मदर टू बेबी ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं जाता है ना, पर अगर वो कैरी की हुई है ना, तब वो चला जाता है क्योंकि ब्लड जाता है। तो ब्लड जहां जहां ट्रांसमिट हो सकता है वोम के अंदर जा सकता है, पर ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं जाएगा, समझो। जबकि हेपेटाइटिस बी में बॉडी फ्लूइड इंक्लूड था, हेपेटाइटिस सी में बॉडी फ्लूइड में सिर्फ ब्लड ज्यादा इंक्लूडेड है, ठीक है। हेपेटाइटिस डी, देखो क्या है, बी और डी क्या है, भाई हैं, क्या है, भाई हैं। जहां पे डी है वहां पे बी जरूर होगा, पर जहां पे बी है जरूरी नहीं कि डी हो। मतलब किसी को हेपेटाइटिस डी हुआ है, इसका मतलब उसको हेपेटाइटिस बी हुआ था पास्ट में, ठीक है ना। हाँ, हाँ, प्रीरिक्विजिट क्या है कि हेपेटाइटिस बी होना जरूरी है। अगर हम वैक्सीन से हेपेटाइटिस बी को बचा सकते तो डी को भी बचा लेंगे ना। क्यों, मैंने बताया कि बिना बी के डी आएगा नहीं, और बी को किससे बचा लिया आपने, वैक्सीन से। इसलिए वैक्सीन प्रिवेंटेबल एक और हेपेटाइटिस कौन सा हुआ, डी, ठीक है ना। हेपेटाइटिस बी और डी एक्सट्रीम केसेस में लीवर कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। चल रहा है एसी, चल रहा है ना, ठंडा कर रहा है, ठंडा कर रहा है ना, नहीं करेगा तो बताना। नहीं, क्या है, वारंटी में है, बताएंगे ना उसको। नहीं, पिछले साल का था, अप्रैल में खत्म हो रहा है वारंटी। अगर ठंडा नहीं कर रहा होगा तो मार्च तक बोल सकते हैं ना। करवाया हूँ, अभी भी रिसेंटली करवाया, अभी और बताना, इसलिए मुझे फीडबैक देते रहना, मार्च तक बता देना। अगर ठंडा नहीं कर रहा है तो फिर से इसको फिर से बुलाएंगे उसको। हेपेटाइटिस ई, तो हेपेटाइटिस ई का जो रूट है वो पोलियो वाला रूट है ना, फेकल या ओरल रूट से है। हेपेटाइटिस ई नॉर्मली लोगों को होता नहीं है, पर जिनका इम्यूनिटी डाउन रहता है ना, उनको होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इम्यूनिटी कंप्रोमाइज दो तीन रीजन से हो सकता है। पहला, सोए नहीं हो, है ना, अगर सोए नहीं, हाँ, नहीं सोने से इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाता है इमीडिएटली, है ना। अगर नींद अच्छे से नहीं होती तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, पहला चीज। दूसरा है प्रेग्नेंट वुमेन जिसके अंदर में अदर ब्लड ग्रुप का बेबी है, उसका इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है, ठीक है ना। तीसरा,
आपको पहले से एक और वायरस है, और वो वायरस कौन सा है? HIV। अगर आपको HIV वायरस है, इम्यूनिटी डाउन है, और HIV से हेपेटाइटिस ई भी हो सकता है HIV के कारण। तो जिसका भी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है उस कंडीशन में, हाँ एक और केस में जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसके लिए इम्यूनिटी को डाउन किया जाता है, अदरवाइज उसका ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगा वो बॉडी। तो जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिन ऐसी मदर जिनके बॉडी में दूसरे ब्लड ग्रुप का बेबी है, जिसको HIV वायरस है, या जिसने सोया नहीं है प्यार में, पढ़ाई में, है ना, जिस भी कारण से नहीं सोया है, उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। हाँ, अरे वो देख इशारे में ही काफी होता है, इशारे में ही बताना ठीक होता है। चलो आगे चलो। तो प्रिवेंशन, ट्रांसमिशन एंड ट्रीटमेंट, इसका एक आपका टेबल बना हुआ है, आप इसको देख सकते हो। क्या क्या? देखो, ये हेपेटाइटिस ना अल्कोहल, हेपेटाइटिस लीवर का डिसीज है ना, और अल्कोहल लीवर को खराब करता है, इसलिए सारे हेपेटाइटिस के लिए वो वल्नरेबल हो जाता है, ठीक है ना, खासकर बिना चखड़ा के। ठीक है ना। हाँ, नीट वालों को ज्यादा दिक्कत है। ऑन द रॉक्स। हाँ हाँ वह क्या चीज? बिल्कुल फैल सकता है। देखो, या देखो, जैसे इंजेक्शन से ब्लड ट्रांसमिट हो जाता है ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी। हाँ देखो, क्या है, ब्लड से होता है। अब ब्लड क्या है, अगर इंजेक्शन, सेम इंजेक्शन जो कि ब्लड में इंटर किया है, वही इंजेक्शन को अगर अपन दूसरे में यूज कर लिए तो बिल्कुल फैलेगा, है ना। तो वो श्योरली एक मीडियम है, इसलिए तो हम क्या करते हैं, इंजेक्शन को वन टाइम यूज को ही बनाते हैं, वन टाइम यूजेबल बनाते हैं उसको। एक और फॉरेस्ट का डिसीज आ गया, मंकी वाला फीवर आ गया। तो इसका नाम है कैसानूर फॉरेस्ट डिसीज। ये इंडिया में बार बार इरप्ट होता रहता है। कर्नाटका एरिया में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहां पे आपको ये वायरस मिल सकता है। आपको याद होगा मैंने जब बोला था कि जहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है वहां पे वायरस ज्यादा होगा। हमारे यहाँ कर्नाटका में ये वेस्टर्न घाट है कि नहीं, और वेस्टर्न घाट में जो फॉरेस्ट है वहां का एक वायरस है, इसका नाम है मंकी फीवर, या जिसको ये कैसानोर फॉरेस्ट बोला जाता है, फीवर बोला जाता है। बंदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटका में, जानते हो, है ना, वहां पे ही आपको पहली बार ये केस मिला था। ये भी एक वायरस डिसीज है, और ये भी किससे फैलता है? टिक से। टिक से एक और फैला था, याद है? हाँ हाँ, क्रीमियन कॉन्गो। मतलब देखो, जो कीड़ा है, टिक जो है, वो वहां के फॉरेस्ट में था, कॉन्गो के फॉरेस्ट में था, तो कॉन्गो फीवर ले आया, और हमारे क्यासानूर वाले फॉरेस्ट में था तो मंकी फीवर लेके आ गया। और टिक कीड़ा देखोगे इतना सा छोटा सा, ठीक है ना। तो बायोलॉजी वाले बताएंगे। आजकल तो
मतलब इनका भी नाम पे रख देते हैं, जो फेमस पर्सनालिटी उनके नाम पे रख देते हैं आजकल। अभी रिसेंटली ये इसका कौन, रणबीर कपूर वगैरह के नाम पे कुछ ने रखा था ना, एक स्पीसीज का नाम। तो ऐसा है, कोई भी फेमस पर्सनालिटी के नाम पे भी हो जाता है कई बार, इंडिया में है तो, बाहर में भी है तो इसी तरीके से नाम दे देता है। तो बंदीपुर नेशनल पार्क नीलगिरी में है, ठीक है, नीलगिरी में माउंटेन में है। तो टिक्स के थ्रू ये फैल सकता है। देखा जाए तो मंकी, डेड मंकी से टिक्स में आ जाता है और टिक्स से फिर हमारे में ट्रांसमिट हो सकता है। तो जैसे कि स्वाइन फ्लू के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल था वो स्वाइन के अंदर में था, भले ट्रांसमिशन कहीं और से हो रहा है, वैसे क्या है मंकी से ये फैल सकता है टिक के थ्रू और टिक से हमारे में जा सकता है। एक्चुअली देखा जाए तो अदर भी एनिमल है जो इसके रिजर्वायर हैं, जैसे कि पोर्क्यूपाइंस, रैट्स, स्क्विरल्स, माइस, शूज, ये सारे भी है। तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हमने अभी तक केस नहीं मिला है हमको, है ना, तो ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं ट्रांसमिट होता, जबकि ये वायरस ही डिसीज है, वायरल है। क्या बोले? हाँ, जूनोटिक, हाँ एक्चुअली क्या है देखो, एक्चुअली इसको जूनोटिक, इसको एनिमल टू ह्यूमन जा रहा है ना। हाँ हाँ, जूनोटिक है ना, एनिमल टू ह्यूमन जाता है। तो ये इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। नेचुरली इसका दो कारण है, पहला कारण ये ज़्यादा फैलता नहीं, अगर ज़्यादा फैलता तो इसका डिसीज भी, इसके मेडिसिन भी आ जाते हैं और वैक्सीनेशन भी आ जाते हैं। और ये क्या है, एंडेमिक है, एंडेमिक है मतलब समझते हो, उसी एरिया पे मिलता है, ठीक है ना। तो एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, एंडेमिक बोलने का मतलब है उसी जगह पे मिलेगा, एपिडेमिक उस जगह पे फैलेगा, पेंडेमिक सारे जगह पे फैल सकता है, ठीक है ना। पर ये इंडिया का डिसीज है इसलिए हमको याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। एक आध में तो नाम कमाए हम लोग। ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस। तो एचपीवी का वैक्सीन को रिसेंटली हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मिशन इंद्रधनुष के अंदर में डाल दिया गया है। अब इसका कारण क्या है और ये कैसे फैलता है इसके बारे में देख लेते हैं। जो हमको फ्री में वैक्सीनेशन लगते हैं उसका मिशन का नाम क्या है, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, और उसका ऑफिशियल नेम क्या है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। बचपने में बहुत सारे वैक्सीनेशन लगते हैं जिसमें गवर्नमेंट कुछ वैक्सीनेशन को फ्री में देती है और कुछ आप प्राइवेट हॉस्पिटल में पे करके करते हो। तो अगर वो फ्री में करने लग जाए तो क्या होगा, वो यूआईपी के अंदर में आ जाएगा। हाँ आगे है ना, बताऊंगा। तो देखा जाए तो ये कॉमन वायरल फीवर है और ये मेनली रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से ये ट्रांसमिट होता है, एचपीवी जो है। एचपीवी के बहुत सारे वैरायटीज हैं, करीब 40 टाइप हैं इसके, और देखा जाए तो उसमें से बहुत ही कम हमारे यहाँ मतलब जो
ट्रांसमिट होते हैं वो बहुत ही कम वैरायटीज के होते हैं, पर कुछ ऐसे वैरायटीज हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर। अब देखो, अगर आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि ऐसे बहुत ही कम कैंसर हैं जिसको वैक्सीन से बचाया जा सकता है। इसमें से एक था हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी, और उसके थ्रू लीवर कैंसर जो हो रहा था। दूसरा कैंसर जो होता है वो एचपीवी के कारण से होता है। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये एचपीवी हो गया तो उसके कारण से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, और सर्वाइकल कैंसर होने के कारण से डेथ हो सकती है। तो अगर हम वैक्सीनेशन दे देते हैं तो सर्वाइकल कैंसर बच जाएगा। हाँ, किसके लिए? हाँ, हेपेटाइटिस बी के लिए है ना, मतलब जो बी के लिए है वो डी के लिए भी है ना। हाँ, वही तुम्हें बताया, वैक्सीन प्रिवेंटेबल। मैंने बोला ना कि हेपेटाइटिस आपको सबको लगाना चाहिए, तो लीवर कैंसर बच जाता है। ठीक है, वैसे ये एचपीवी का जो वैक्सीन आने वाला है अभी, शायद इस साल में आ जाए, तो इसको सभी को लगाना चाहिए, विमेन को, है ना, क्योंकि विमेन में कैंसर दो ही टाइप के ज्यादा होते हैं, एक तो ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा सर्वाइकल कैंसर। तो एक टाइप का कैंसर वैक्सीन प्रिवेंटेबल है तो क्यों ना लगाया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी फ्री नहीं किया है इसको, पर कुछ दिन में ये फ्री होने वाला है, क्योंकि हमने अपना वैक्सीनेशन इजाद कर लिया है और ये जल्दी ही आने वाला है। और जैसे ही आएगा आप लोग सब लोग लगा लीजिएगा, प्राइवेट में ये अवेलेबल है। ठीक है ना। तो ये सेक्सुअल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, तो इसलिए ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने के चांसेस इसमें है। ठीक है ना, मेल एंड फीमेल दोनों में ट्रांसमिट होने के चांसेस है ये वायरस। एक और कैंसर हो सकता है पिनाइल कैंसर, जो मेल्स में हो सकता है, पर वो रेयर है। कॉमन है सर्वाइकल कैंसर। इसका मतलब मेल भी ये वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, बट चांसेस मेल में बहुत कम है, फीमेल में इसका चांसेस ज्यादा है। तो ये एचपीवी स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ये ट्रांसमिट हो सकता है, इसलिए सेक्सुअल कांटेक्ट से ये ट्रांसमिट हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर, ये एरिया सर्विक्स बोलते हैं, इस एरिया पे जो कैंसरस टिश्यू इरप्ट हो जाता है उसको सर्वाइकल कैंसर हम बोलते हैं। अलग अलग स्टेजेस होते हैं, नॉर्मल स्टेजेस में नॉर्मल कंडीशन होता है, बट स्टेज 2 या 3 आ जाता है तो ये बचना मुश्किल हो जाता है, फिर ये डेडली हो जाता है। हम्म। हाँ, क्या होता है देखो, कोई भी कैंसर का एक मेजर रीजन होता है फॉरेन पार्टिकल का बॉडी में आ जाना। सबसे मेन रीजन होता है फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल में प्लास्टिक हो सकता है, स्मोकिंग के पार्टिकल्स हो सकते हैं, पोल्यूशन हो सकता है, जो हम आर्टिफिशियल कलर यूज करते हैं फूड में वो हो सकता है, टैल्क पाउडर हो सकता है ना, हेयर का डाई हो सकता है। ऐसे कोई भी चीज जो नेचुरल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, वो अगर बॉडी के अंदर में जाता है तो सेल के फंक्शन को अफेक्ट करता है। और सेल, आप जानते हो कि सेल अपने आप में ग्रोथ करता है, फिर से डिके करता है, फिर ग्रोथ करता है, डिके करता है। तो सेल के फंक्शनैलिटी में डिफरेंसेस आ जाता है, तो सेल इरेगुलर ग्रोथ होने लग जाता है। और जब सेल का इरेगुलर ग्रोथ हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? हाँ, कैंसर नहीं, कैंसर से पहले क्या बोलते हैं उसको? ट्यूमर, है ना। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से?
एक बिनाइन होता है, एक मलिग्नेंट होता है ना। तो जो बिनाइन मतलब छोटा ट्यूमर है ना, जो कई बार आपको बॉडी में कई जगह लगता है कि कुछ ऐसा सेल है जो कि हार्ड है, तो वो बिनाइन ट्यूमर होता है जो कि नॉर्मल सर्जरी से निकल जाता है। बट कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो बड़े होते जाते हैं जिसको मलिग्नेंट बोलते हैं। और वो ट्यूमर क्या करते हैं, वो ट्यूमर जो होता है बाद में कैंसरस हो सकता है, उसका ऑटोप्सी करना पड़ता है। अगर वो कैंसरस है तो उसको फिर रिमूव करना जरूरी है, पर अगर कैंसरस नहीं है तो बचे हो। आपने एक मूवी देखा क्या, मलिग्नेंट करके? हॉरर मूवी। हाँ, बड़ा जबरदस्त मूवी था। ऐसे तो लगा था कि नॉर्मल मूवी है, क्या है दिखा रहा है, हॉरर टाइप का है करके। पर अगर वो मूवी देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको। उसका नाम ही मलिग्नेंट है। उसका खैर बताऊंगा तो मूवी का मजा खत्म हो जाएगा, जाके देख लेना। तो ब्रेन में काइंड ऑफ ट्यूमर। हाँ, किसमें मिलेगा ये? देखो, डिपेंड करता है कि आप कैसा पूछना चाह रहे हो, ऑफिशियल कि अनऑफिशियल। ऑफिशियली नेटफ्लिक्स में मिल जाएगा, अनऑफिशियली टोरेंट्स में मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें से डाउनलोड करना कर लेना। तो क्या है, मेरा बताने का पर्पस ये है, सेल का, कोशिकाओं का इरेगुलर ग्रोथ होता है तो वो क्या बन सकता है, ट्यूमर। और और किस कारण से इरेगुलर होता है, क्योंकि हमने अपने फूडिंग हैबिट में चीजों को, खराब चीजों को लिया है। इवन अल्कोहल भी जो है वो क्या ऑर्गेनिक है? नहीं है। ऐसा एलिमेंट है जिसमें कुछ केमिकल्स एडेड है। तो कोई भी चीज जिसमें केमिकल्स हैं, ओवर द पीरियड ऑफ द लॉन्गर टाइम अब देखा जाए तो वो चीजें आपके सेल के ग्रोथ को प्रॉब्लम करती हैं और उसके कारण से वो कैंसरस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक या PM2.5 के पार्टिकल्स जो हम इनहेल करते जाते हैं एक ही जगह पे, ठीक है ना। तो ऐसे सारे केसेस होते हैं। अभी आपने सुना होगा रिसेंटली केस आया था, कहाँ के, कोल, हाँ कोल, जो माइनर्स हैं, कोल माइनिंग जहाँ पे करते हैं, वहां पे वो गैस बहुत ज्यादा गैस बहुत ज्यादा इनहेल कर लेते हैं, डस्ट को बहुत ज्यादा इनहेल कर लेते हैं। सीमेंट फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो लोग बहुत सारा केमिकल्स ये कर लेते हैं, जिसके कारण से लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है और लंग्स के कैंसर भी बढ़ जाते हैं। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि हमारे बॉडी के लिए डिजायरेबल नहीं है, वो जिस जगह पे अटक जाता है वहां पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब वुमेन का बॉडी जो है ना, वो, उसमें ये है कि हर 27 डेज 26 डेज में रिसाइकलिंग होता रहता है ब्लड का। अगर वो प्रॉपरली जा नहीं पाया ब्लड, है ना, ब्लड प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो पाया, निकल नहीं पाया, तो वो क्या है, इंप्योरिटीज है, बॉडी में ठहरना नहीं चाहिए। अगर हम बॉडी में फ्लूइड कम है या मेरे पास ब्लड कम है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में प्रॉपरली जो बैड ब्लड है वो निकल नहीं पाता। ऐसे कंडीशन में चांसेस बढ़ जाते हैं सर्वाइकल कैंसर जैसे चांसेस। प्लस ऐसे ऑलरेडी हम जैसे देखते हैं कि स्मोकिंग और बाकी चीजें अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो ऐसे में और ज्यादा केसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे दो वायरल डिसीज जिसके थ्रू कैंसर हो सकता था वो कौन कौन से थे, हेपेटाइटिस बी और HPV, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीनेशन वाले में जुड़ गया है ताकि हम वैक्सीनेशन का प्राइस को कम कर दें। वर्ल्ड लेवल पे अगर हमको एक बड़ा मार्केट बनना है, आप सोचो, गवर्नमेंट जैसे ही अनाउंस की होगी कि हम इसको फ्री में वैक्सीनेशन देंगे, तो जितने मेडिसिन वाली कंपनीज हैं वो टेंडर लेने के लिए कितना ज़्यादा वो गवर्नमेंट के पास गए होंगे। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या होता है कि ना, जो वैक्सीनेशन को हम प्रोवाइड करेंगे करके एक बार गवर्नमेंट के प्रोग्राम में आ गया, मतलब पूरे बिलियंस ऑफ लोगों के पास जाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हम चाहते हैं कि जब हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है तो हमको सस्ते रेट में मिले वैक्सीन। और इसके लिए हमने क्या किया, ग्लोबल अलायंस फॉर द वैक्सीन लिया। जहां से भी जो भी वैक्सीन हमको सस्ते में मिलेगा हम उसको लेंगे। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसी को ही यूज करें, क्योंकि हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑलरेडी काफी पॉपुलर है वर्ल्ड लेवल पे। सर्वाइकल कैंसर के कारण से एक साल में
1.2 लाख लोगों की डेथ होती है। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर है एक साल में लोगों की डेथ होने का। 6 लाख वुमेन को डायग्नोस हुआ था 2020 में, ठीक है ना। इसका मतलब इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो रहा है, 6 लाख कम नहीं होते, ये भी तो रिपोर्टेड है, और कितना अनरिपोर्टेड है। 3.4 लाख वुमेन वर्ल्ड वाइड इनकी डेथ हो गई इस सर्वाइकल कैंसर के कारण से। 99% जो सर्वाइकल कैंसर के केसेस होते हैं वो एचपीवी के कारण से ही होते हैं, ठीक है। तो सर्वाइकल कैंसर 1% चांस है कि दूसरे वायरस से भी या दूसरे चीजों से भी हो सकता है, पर 99% चांस किससे है? एचपीवी से, ठीक है। जैसे क्या है, लीवर कैंसर क्या जरूरी है कि हेपेटाइटिस से होगा? इट इज नॉट नेसेसरी। पर सर्वाइकल कैंसर के मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या है? एचपीवी के कारण से, ठीक। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सुना होगा इसके बारे में, बहुत नेम एंड फेम में था किस समय, कोविड के टाइम में। तो इसने क्या किया, इसके जो वैक्सीन हैं वो आपके अवेलेबल होने वाले हैं 200 रुपए से 400 रुपए में, अफोर्डेबल कॉस्ट पे, और गवर्नमेंट इसको फ्री भी करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट 9 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, है ना, उनको ये फ्री में देना चाह रही है। इसका मतलब 14 ईयर्स के बाद वालों को कुछ 200 रुपए से 400 रुपए वाले में मिलेगा। इंडिया का कैंसर का स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो मेल में सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा दिख रहा है आपको? तो ओरल जो कैंसर है मेल में ज्यादा है, और किसका रीजन क्या है? स्मोकिंग नहीं, उससे ज्यादा रीजन है टोबैको, है ना। तंबाकू के कारण से अननेसेसरी ये रेट बढ़ा हुआ है 16% का। जबकि फीमेल में देखो कैंसर के सबसे ज्यादा चांसेस कौन से हैं? ब्रेस्ट कैंसर के, और सेकंड में देखो सर्वाइकल कैंसर, और बाकी बहुत कम है 4.6, वो भी गुटखा खाने वाले कुछ फीमेल है, गुटखा तो, है ना। तो 6%, 4.6% ये है। देखो मेल में एक और है लंग्स वाला, इसका मतलब ये इनके जहां पे काम करते हैं ये लोग, उसके कारण से इनके में लंग कैंसर का चांसेस ज्यादा है मेल में। फीमेल नॉर्मली घर पे रहती है ना। तो इसके कारण से इनके में ये दो कैंसर के ज्यादा चांसेस है ना। तो देखो एक्चुअली देखा जाए ये भी प्रिवेंटेबल था, ये भी प्रिवेंटेबल था, ये भी था, ये नहीं, ये तो नहीं बोल सकते, पर ये तो श्योरली था सर्वाइकल कैंसर, और इतनी ज्यादा डेथ हो रही है। ठीक है, तो यहां पे खत्म करते हैं। तो आज के क्लास को समराइज करते हैं जो हमने पढ़ा था। स्टार्ट हमने कौन से वायरस से किया था? एच और एन के घराने से किया था, जिसमें से एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू जो था वो कौन सा वैरायटी का था? हाँ, एक चीज ध्यान रखना, हर एक एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू नहीं है, पर हर एक बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा है, ये चीज समझे, है ना। हर एक एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू नहीं है, पर हर एक बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा है। तो हम कभी कभी कॉमनली यूज करते हैं कि एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब बर्ड फ्लू, नहीं, कॉमनली बर्ड फ्लू होता है, पर उसके अलावा भी वो एच और एन का कॉम्बिनेशन था ना, उसमें से अदर भी हो सकते हैं। जो भी उड़ने वाले पक्षी से होता है वो एवियन इन्फ्लुएंजा में आते हैं। एक ऐसा वायरस था जो बर्ड लोगों को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा था, उसका नाम कुछ याद है?
हाँ, क्रीमियन कॉन्गो। क्रीमियन कॉन्गो किससे जा रहा था? टिक्स से जा रहा था। और टिक्स से जाने वाला एक और था, मंकी फीवर, है ना, क्यासानूर, है ना। तो ये दोनों किससे था? टिक्स से था। ऐसा कौन सा, नहीं चलो ना, एच और एन के बारे में और थोड़ा सा समझते हैं। एच और एन के कॉम्बिनेशन में ये जो बर्ड फ्लू है, ये क्या स्वाइन फ्लू से ज्यादा डेंजरस है? डिपेंड करता है कि आप कैसा पूछ रहे हो। हाँ, नहीं नहीं, अगर आपको हो गया है तब कौन सा डेंजरस है? बर्ड फ्लू। और नहीं हुआ है तो कौन सा डेंजरस है? स्वाइन फ्लू। तो बचना है किससे? स्वाइन फ्लू से, ठीक है ना। अब बर्ड फ्लू में बर्ड्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा था, बट हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है ये? लंग्स को, क्योंकि इससे भी स्नीजिंग कफिंग वो होता है, तो ये लंग्स को इफेक्ट करता है। स्वाइन फ्लू किसको इफेक्ट कर रहा था? वो भी लंग्स को ही कर रहा था, वो भी लंग्स को कर रहा था। एच और एन फैमिली के वायरस में क्या चीजें कॉमन है? जूनोटिक होते हैं, जंतुजन्य। हाँ, और क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसमिशन के चांसेस इसमें हाई होते हैं। और एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से, ये तीन तरीके थे। अब ये बताओ, ऐसा कौन सा वायरस है जो हमारा इंडिया का ओरिजिनल है? डायनासोर? डायनासोर, मंकी फीवर। ये कौन से फॉरेस्ट में मिल रहा था हम लोग को? नीलगिरी तो माउंटेन है। फॉरेस्ट का नाम है क्यासानू, नेशनल पार्क का नाम है बंदीपुर, और हिल का नाम क्या है? नीलगिरी। हाँ, नीलगिरी। अब ये क्यासानूर फॉरेस्ट का जो ये वायरस है, वो कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रहा था हमारे बॉडी के? मतलब क्या हो रहा था उससे? नहीं बताया क्या मैंने? नहीं बताया क्या? अच्छा, हाँ तो होमवर्क है ये। ठीक है ना। तो ये कौन से पार्ट ऑफ बॉडी को हमारा अफेक्ट करता है? कैसानूर, ठीक है। क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर जो है, ये आया कहां से था? अफ्रीका से आया था, कॉन्गो से आया था। और ये इसका वैरायटी, ये कैसा वायरस है? कैसे, मतलब टिक बॉर्न तो है, ये भी किसको अफेक्ट करता है? ब्लड वेसल्स को, है ना। इसका नाम हेमरेजिक फीवर है, याद है ना। मतलब ब्लड के वेसल्स को बस्ट करवा देता है, जिसके कारण से ऑर्गन फेलियर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा था? CCHF, ठीक है। अब हेपेटाइटिस वायरस में क्या चीजें कॉमन है? हेपेटाइटिस में, हाँ हाँ, ठीक है। सबसे मेन चीज क्या था? लीवर को इफेक्ट, है ना। डेस्टिनेशन कंफर्म्ड है, कौन सा? लीवर। और क्या चीज कॉमन है? वैक्सीन प्रिवेंटेबल है हेपेटाइटिस, कौन कौन सा? बी और डी। डेडली कौन से वायरस, कौन सा हेपेटाइटिस है? बी एज वेल एज डी, वी कैन से, ठीक है ना। इसमें से ब्लडी वायरस कौन सा है? सी वाला, ठीक है ना। सी वाला वायरस ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होने के हाई चांसेस होते हैं। जो सबसे साइड हीरो है इसमें से, वो कौन सा हेपेटाइटिस वायरस है? साइड हीरो मतलब जिसका ज्यादा रोल ज्यादा नहीं रहता, वो नहीं, ए, हेपेटाइटिस ए, जिसका इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना।
हेपेटाइटिस के वर्स्ट केसेस में लंग्स लीवर कैंसर हो सकता है। अगला कौन सा पढ़ा था हम लोग ने? एचपीवी वायरस, है ना, ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस। ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। हाँ, ये कैसे ट्रांसमिट होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना। कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। इसके लिए क्या वैक्सीन है? यस, इसके लिए वैक्सीन है, अवेलेबल है, वर्ल्ड लेवल पे तो है, इंडिया में भी है, बस ये अभी पैसे पे अवेलेबल है, पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये फ्री में अवेलेबल हो जाता है, हो जाएगा। कौन से ईयर से कौन से ईयर के वीमेन को? 9 to 14, है ना। और कौन सा इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल है? सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो इसको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेगा। विमेन में सबसे ज्यादा कैंसर होने के, कौन से कैंसर होने के चांसेस हैं? ब्रेस्ट कैंसर। और सेकंड में कौन सा? सर्वाइकल कैंसर। मेल में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? ओरल कैंसर, और इसके बाद लंग्स कैंसर, ठीक है। ओके, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, अभी तक वायरस ही चल रहा है, कुछ और दो चार वायरस को देख लेंगे, पकड़ के लाएंगे अगले बार में, है ना। उसके बाद फिर बैक्टीरिया पे चले जाएंगे हम लोग। कोई डाउट है? यू कैन आस्क मी। हाँ, मोस्टली सारे जो जो इंपॉर्टेंट है, जो फैलते हैं, है? हाँ, करीब 30 के आसपास। देखो क्या होता है, जब लाइफ में हमारे कुछ तकलीफें आती हैं या हमारे साथ चैलेंजेस आते हैं, तो ये आपका पर्सपेक्टिव है जो आपको टैकल करने में हेल्प करता है। क्या है कि कुछ लोग उस स्टॉर्म या सेम स्टॉर्म जो होता है, सेम तूफान को वो समझते हैं कि तूफान आया है, इट इज गोइंग टू रूइन मी, ये मुझे नष्ट कर देगा। और कुछ लोग ये देखते हैं कि देयर इज गोइंग टू बी रेन, यहां पे बारिश हो सकती है। तो सेम तूफान है, कुछ लोगों को क्या लगता है कि रूइन करेगा, कुछ लोगों को लगता है रेन करेगा। तो इट्स अबाउट अवर पर्सपेक्टिव कि हम किसी चीज को कैसे लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए चैलेंजेस आने दो, है ना। जो साहस जिसके पास है तो वो कभी डरा नहीं, और जो डर जाता है वो कभी लड़ा नहीं, है ना। साहस है तो डरने नहीं देगा, पर जो डर जाएगा वो मतलब कभी लड़ा ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में तैयारी के साथ जाओगे तो डर नहीं लगेगा, बट जब दो चार क्वेश्चन बनने लग जाएंगे ना, तब आपका ना जो हार्ट बीट है नॉर्मल होने लग जाएगा। सिर्फ दो चार क्वेश्चन बनने की देर है ना। तो एग्जाम का पेपर आते तक हार्ट बीट बढ़ा रहेगा, हर के लिए कॉमन है। और जैसे ही दो चार क्वेश्चन बन जाते तो मजा आ जाता, फिर ये तो क्वेश्चन पेपर मैं बना लूंगा। और खासकर जब 30-40 क्वेश्चन अगर मेरे बन गए, तब मैं सेफ जोन पे आ जाता हूँ। इसलिए क्या है ना, जो चीजें बन जाती हैं वहां तक बनाने में ज्यादा फोकस करो, जो चीजें छूट रही है उसमें बाद में फोकस करो, जो चीजें बन रही है उस पर बनाने का ज्यादा कोशिश करना है, ठीक है ना। चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो, ठीक है ना। जो हमारे रेंज से बाहर है उसके लिए हम अगर प्रयत्न करेंगे, तो जो हमारे रेंज के अंदर है उसके लिए हम कोशिश ही नहीं करेंगे। तो जो चीजें अपने रेंज में है उसको तो टैकल कर लें, ठीक है, बाद में बाकी चीजों को टैकल करते रहेंगे। ठीक, चलो बाय।